हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया किंगडम, दैट इज किंगडम ऑफ फंजाई। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था बेटेकर का, ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो फर्स्ट किंगडम मोनेरा हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड किंगडम हम आज के वीडियो लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो बेटा इस फंजाई किंगडम जो होगा, ठीक है, इस किंगडम के अंदर सारे ऐसे इंडिविजुअल्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जो कि एक क्लोरोफिलस होंगे, हेटरोट्रॉफिक नेचर के होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, हैप्लॉइड बॉडी कंटेनिंग होंगे, एज वेल एज स्पोर फॉर्मिंग होंगे बेसिकली, ठीक है। तो और बॉडी जो होगी वो थैलोफाइटिक टाइप की बॉडी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल यूनिसेलुलर जो फंगस है, ठीक है, वो ईस्ट का है। अदरवाइज ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप विल बी द मल्टी सेलुलर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो लेक्चर की या फिर इस किंगडम फंजाई के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फंगस होती क्या है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हाउ दे रिप्रोड्यूसेस, ठीक है, व्हाट देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स, हाउ दे आर बेनिफिशियल टू अस, हाउ दे आर हार्मफुल टू अस बेसिकली, ठीक है। दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक विल बी डिस्कस्ड इन दिस किंगडम बेसिकली। लेट्स स्टार्ट द किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो होगा इंक्लूड्स ऑल मेंबर। किंगडम फंजाई, ठीक है। दिस किंगडम includes all members which having या which are a chlorophyllus, in the sense do not have the chloroplast, a chlorophyllus, in the sense not have chloroplast, not have chloroplast, a chlorophyllus heterotrophic बेसिकली, ठीक है। इन द सेंस वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, दूसरे इंडिविजुअल्स के ऊपर अपने फूड के लिए रिक्वायरमेंट। मल्टी सेलुलर सारे इंडिविजुअल जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे एक्सेप्ट द ईस्ट को छोड़ के नहीं सब इंडिविजुअल्स मल्टी सेलुलर है। ईस्ट एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि यूनिसेलुलर फंगस होगा, ठीक है। हैप्लॉइड नेचर के होंगे, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मिंग थैलोफाइट, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मिंग थैलोफाइट्स, ठीक है। थैलोफाइट्स या थैलस बॉडी कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं कि ऐसा बॉडी जो कि डिफरेंशिएटेड ना हो रूट, लीफ और स्टेम के अंदर, ठीक है। सच बॉडी इज कंसीडर्ड एज द थैलोइड बॉडी बेसिकली, ठीक है। तो अगर एक डेफिनेशन है पर्टिकुलर दिया जाएगा फंगस होती क्या है, तो फंगस आर ए क्लोरोफिलस हेटरोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मिंग थैलोफाइट्स बेसिकली। यहाँ एक फंगस की जो स्टडी होगा दिस इज नोन एज द माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंगस इज माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंगस is known as माइकोलॉजी बेसिकली, ठीक है। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इज E.J. Butler is the father of Indian mycology, and pathology, ठीक है। जबकि पी एंटोनियो मिशेली जो होगा इट इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। पी एंटोनियो मिशेली is the father of माइकोलॉजी बेसिकली। तो ध्यान रखना कि इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी पूछ रहा है, ठीक है, या फिर वो नॉर्मल फादर ऑफ माइकोलॉजी
पूछ रहा है बेसिकली। तो अगर वो फादर ऑफ माइकोलॉजी पूछता है तो आंसर विल बी द एंटोनियो मिशेली, और अगर वो इंडियन फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी पूछता है तो आंसर विल बी द E.J. बटलर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है दैट इज एंटोनियो मिशेली, विच इज द इटालियन बॉटनिस्ट, जो कि क्या है इटालियन बॉटनिस्ट था बेसिकली। ही रॉट ए बुक नोवा जनरा प्लांटेरम बेसिकली, ठीक है। तो ये भी इसमें लिख दो, ही इज इटालियन botanist basically. He wrote a book. He wrote Nova Genera Plantera. He wrote Nova Genera Plantera. ठीक है, उसने इसको को लिख, ठीक है। तो दिस वाज सम हिस्ट्री रिलेटेड टू द फंगस, ठीक है, कि उसको फादर जो फंगस का जो फादर है या माइकोलॉजी का जो फादर है वो कौन है। दूसरा थिंग कि लिविंग में फंगस को जो प्लेस प्रोवाइड किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन जो प्रोवाइड किया, ठीक है, किंगडम्स के अंदर, इट वाज बाय द R.H. विटेकर, ठीक है। तो वो R.H. विटेकर ने प्रोवाइड किया था। इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि द स्टेटस ऑफ फंगस इन किंगडम फंजाई इज प्लेस्ड बाय द R.H. विटेकर बेसिकली, ठीक है। और R.H. विटेकर ने ही वो किंगडम बनाया था, फंजाई किंगडम, ठीक है। तो ये भी बाई चांस पूछ लेता है तो वो द स्टेटस ऑफ फंगस, द स्टेटस ऑफ फंजाई in kingdom Panjai, is given by R.H. Whittaker, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बेसिकली, ठीक है। तो अगर वो पूछता है कि इसको फंगस किंगडम किसने बनाया और फंगस को किंगडम फंजाई में किसने प्लेस किया, तो आंसर विल बी द R.H. विटेकर। पूछ लेता है द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, देन आंसर विल बी द E.J. बटलर, ठीक है। और अगर पूछ लेता है द फादर ऑफ माइकोलॉजी, देन आंसर विल बी द एंटोनी मिशेली, ठीक है। तो एंटोनी मिशेली जो कि एक इटालियन एक बॉटनिस्ट था बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग्स, फंगस जो है they having a great diversity in their morphology and habitat. Fungus having great diversity in morphology and habitats. ब्रेड के ऊपर अगर मुझे ब्राउन, ऑरेंज, ब्लैक रॉट अगर दिख रहा है तो इट इज अ फंगस। ऐसे ही मस्टर्ड की लीफ के ऊपर अगर मुझे वाइट स्पॉट अगर दिख रहा है तो इट इज फंगस। ऐसे मशरूम अगर हम खाते हैं, ठीक है, इट इज द फंगस, ठीक है। तो दे हैविंग फंगस हैविंग great diversity in morphology and habitats, ठीक है। जैसे ऑरेंज या ब्राउन या ब्लैक rot on bread is fungus, क्या है, फंगस। दूसरा मशरूम, we eat is fungus, मशरूम we eat is fungus, वो भी क्या है, फंगस है, ठीक है। वैसे ही टोडस्टूल is fungus, वो भी फंगस। ऐसे ही व्हाइट स्पॉट ऑन
mustard leaf is due to the fungus. Things are like white spot on mustard leaf. On mustard leaf is due to fungus. Is due to parasitic fungus. Parasitic fungus. तो वो भी एक फंगस है बेसिकली। अब फंगस जो होंगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल रोल भी शो कर सकती है और वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट भी शो कर सकती है बेसिकली। तो बेनिफिशियल जो रोल है उनका, ठीक है, जैसे ईस्ट का केस हम देखते हैं, ठीक है, ईस्ट जो होगा वो ब्रेड में बियर बनाने में रोल प्ले करता है, ठीक है, बेकरी में रोल प्ले करता है बेसिकली, वो तो हमारे लिए एक बेनिफिशियल रोल हो गया। जबकि पैरासिटिक रोल भी है इसका। पैरासिटिक रोल इन द सेंस वो डिफरेंट टाइप का डिजीज भी देने का काम करेगा प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो फंगस में बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस। फंगस में भी harmful में causes disease in both plant and animal, in both plants and animals basically. Example जैसे wheat rust is due to Puccinia, जो कि फंगस है, ठीक है। और एनिमल में बहुत सारे डिजीज डिस्कस, डिफरेंट डिजीजेस कॉज करेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे बेसिकली। हार्मफुल इफेक्ट एंड बेनिफिशियल रोल। तो बेनिफिशियल में जैसे एग्जांपल जैसे ईस्ट का हो गया, एग्जांपल ईस्ट यूज इन मेकिंग। अब ईस्ट है क्या, एक यूनिसेलुलर फंगस है, ओनली यूनिसेलुलर फंगस, ध्यान रखना इसको। फंगस एक ही फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी और फंगस ज्यादा मल्टी सेलुलर है, ठीक है। प्लीज यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर बनाने में रोल प्ले करेंगे। दूसरा फंगस जो है इनका और रोल होगा, they plays role in, they are the source of many antibiotics basically, ठीक है। इन द सेंस ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी सीक्रेट आउट करने का काम करती है बेसिकली, या रिलीज आउट करने का काम करती है बेसिकली, ठीक है। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें फंगस के, लाइक हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, दे ऑल आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो वन बाय वन अगर हम डिस्कस करते हैं इस हैबिटेट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगस ठीक है। तो फर्स्ट दैट इज हैबिटेट, ठीक है। तो जो हैबिटेट होगा, दे आर द कॉस्मोपॉलिटन, they present everywhere, they may present in air, they may present in water, or they may present in the soil basically, as well as they also present on the living। तो लिविंग की बॉडी पर जो प्रेजेंट होगी, दे आर द पैरासिटिक फंगस बेसिकली, ठीक है। तो कॉस्मोपॉलिटन दे आर कॉस्मोपॉलिटन, present everywhere,
इन वाटर, वाटर के अंदर जो फंगस मिलेगा मुझे दैट इज सेप्रोलैंगिया, सेप्रोलैंगिया। एग्जाम्पल वाटर, एयर एंड soil basically, as well as they may present on plants and animals, उनके बॉडी पर भी प्रेजेंट हो सकते, ठीक है, प्रेजेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बेसिकली, ठीक है, प्रेजेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। ये मोस्टली पैरासिटिक फंगस होगी, पैरासिटिक फंगस, ठीक है, पैरासिटिक फंगस, ठीक है। जनरली जो फंगस होगी दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है, तो उस जगह पे इनका ग्रोथ जो होगा वो अच्छे से हो पाता है। जैसे दे प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन for their growth basically, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर द सनलाइट, इनको किसी टाइप से कोई सनलाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। दे डू नॉट रिक्वायर सनलाइट। ये हीटोट्रॉफिक टाइप की है, तो इनको किसी टाइप से सनलाइट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सनलाइट का जरूरत तो उनको पड़ता है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो फंगस डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस बिकॉज देयर नेचर इज द heterotrophic nature basically, ठीक है, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द हैबिटेट। ध्यान रखना हैबिटेट के अंदर दे आर द कॉस्मोपॉलिटन, जो कि हमें वाटर में भी मिल जाएगी, एयर में भी मिल जाएगी और सॉइल के अंदर भी मिल जाएगा बेसिकली, एज वेल एज प्लांट्स और एनिमल के ऊपर ग्रो करते भी मिल जाएगी। तो ऐसी फंगस होंगी जो मोस्टली होंगी पैरासिटिक फंगस होगी, ठीक है। दूसरा, इनको वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ये अपने आप को इजीली ग्रो कर पाते हैं बेसिकली। इसी वजह से क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, ठीक है, हम अपने फूड को अगर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, तो वो फूड जो होगा ना वो कुछ टाइम तक खराब नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम है और लो टेम्परेचर पे फंगस और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, ठीक है, वो स्टॉप रहता है बेसिकली, ठीक है, वहां पे वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। रेजल्टेंट जो फूड है वो हमारा फ्रेश जैसा ही रहता है बेसिकली, ठीक है। बाई चांस आपसे पूछ लेता है कि वाई फूड इज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, तो उसके पीछे रीजन क्या है? इन रेफ्रिजरेटर द फंगस एंड बैक्टीरियाज डू नॉट शोज देयर ग्रोथ, thus the food remain fresh. पूछ लेता है why food is kept in refrigerator, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर जो होगा ना हैविंग लो टेम्परेचर, refrigerator having low temperature which do not allow the growth of low temperature in which bacteria and fungus bacteria and fungus do not show their growth, अपनी ग्रोथ उस जगह पे शो नहीं कर पाते, do not show their growth or inhibited their growth basically,
अपनी ग्रोथ क्या है वहां पे इनहिबिट करके रखते। शो रेफ्रिजरेटर प्रिवेंट फूड फ्रॉम going back due to inhibited growth of bacteria and fungus ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया और फंगस जो भी उनके लिए टेम्परेचर कम होता है, वो उस जगह पे ग्रो नहीं कर पाती, जिस वजह से हमारा जो फूड है उस रेफ्रिजरेटर के अंदर आराम से रखा रहता है या खराब नहीं हो पाता बेसिकली, ठीक है। जबकि बाहर ओपन में उनको वो टेम्परेचर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपना इजीली ग्रोथ शो कर पाती हैं और उस फूड को खराब कर देती है बेसिकली। तो दिस वाज द हैबिटेट्स। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगस। सेकंड जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज mode of nutrition in fungus. Second, nutrition in fungus. जो फंगस है उन फंगस के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा, हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड बेसिकली, दैट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वाइज मोस्टली जो फंगस दे आर द heterotrophic in nature. और heterotrophic in nature in the sense they depend on the other for their food requirement, ठीक है। तो they may be saprophytic, they may be parasitic and they may be symbiotic basically. So generally funguses are heterotrophic in nature. They are heterotrophic in nature wise कैसी है, heterotrophic in the sense do not synthesize their food, synthesize their own food, दूसरा थिंग they depend on other for their food requirement, depend on others for their food requirement, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए क्या दूसरे पर डिपेंड करें, ठीक है। जनरली दे टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, they take their food from dead organic matter, basically उससे अपना फूड लिया, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो दे मे बी saprophytic का मीनिंग क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उस डेड ऑर्गेनिक मैटर से सॉल्युबल फॉर्म में वो फूड को एब्जॉर्ब करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इनका जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, इन द सेंस एंजाइम्स बाहर रिलीज किए जाएंगे और वो एंजाइम्स ऑर्गेनिक मैटर को सॉल्युबलाइज करने का काम करेंगे। तो सॉल्युबलाइज जब हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, देन दे एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक मैटर, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो सेप्रोफिक या सेप्रोफिटिक shows extracellular digestion, ठीक है। इन द सेंस कहने का मीनिंग क्या है कि ये फंगस जो है वो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अगर ग्रो कर रहा है, दिस इज फंगस, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या होगा कि ये फंगस जो होंगे वो अपने एंजाइम्स बाहर रिलीज करेगा, ठीक है। तो जो एंजाइम्स होंगे वो एंजाइम इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को सॉल्युबलाइज करने का काम करेंगे, दिस इज द सॉल्युबलाइज फॉर्म।
enzymes solubilizes the dead organic matter. This is enzymes digest or solubilize dead organic matter. ठीक है। तो जो सोल्यूबलाइज फॉर्म होगा, ये सोल्यूबलाइज फॉर्म है, इस सोल्यूबलाइज फॉर्म को दे एब्जॉर्ब, ये फंगस जो होंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके ही अपना ग्रोथ परफॉर्म करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो बाहर की साइड डाइजेशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसको बोला है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक जो नेचर है इसमें दिस होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बेसिकली। ठीक है। जिसमें ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके नहीं, बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट करके उसको सॉल्युबल फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेंगे बेसिकली। सॉल्युबल फॉर्म एब्जॉर्ब बाय फंगस, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। दूसरा थिंग्स, दे आर पैरासिटिक पैरासिटिक का मीनिंग क्या है कि वो लिविंग के ऊपर ग्रो करेंगे एज वेल एज वो लिविंग से अपना फूड लेते रहेंगे बेसिकली, और लास्ट में जाकर उस लिविंग को डिजीज देने का काम करेंगे। पैरासिटिक में डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स बेसिकली। ठीक है। और लिविंग्स ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर वो ग्रो करेंगे और वहां से अपना फूड लेंगे और लास्ट में जाकर उसको डिजीज देने का काम करेंगे। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं क्या, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये एक बेनिफिशियल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बेनिफिशियल मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है कि फंगस जो भी वो किसी लिविंग के ऊपर ग्रो करेगा तो वहां फंगस उस लिविंग को बेनिफिट रोल प्ले करेगी और लिविंग जो होगा वो फंगस को बेनिफिट रोल प्ले करवाएगा। तो यहाँ दोनों के बीच में जो होगा ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप होगा। ठीक है। जैसे माइक्रोराइजा और लाइकेंस के केस में हमें देखने को मिलता है बेसिकली। ठीक है। तो सिम्बायोटिक इट इज द बेनिफिशियल एसोसिएशन टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लाइकेंस, लाइकेन जो है दे आर द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद एल्गी, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गी तो उसको फूड प्रोवाइड करता है क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है। जबकि फंगस जो होगा, ठीक है, वो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। तो एल्गी तो बेनिफिटेड हो रहा है बाय सपोर्ट और फंगस बेनिफिटेड हो रहा है बाय फूड बेसिकली। तो एल्गी तो फूड सप्लाई करता है जबकि फंगस उसको सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे माइक्रोराइजा का केस हो गया, माइक्रोराइजा। सेकंड एग्जांपल माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा जो है इट इज द बेनिफिशियल एसोसिएशन विद रूट ऑफ फंगस विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स बेसिकली। ठीक है। तो माइक्रोराइजा क्या है, इट इज एसोसिएशन ऑफ फंगस with root of higher plant, higher plants। ठीक है।
तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। तो प्लांट तो उस फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, जबकि फंगस जो होगी सॉइल से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवाने का रोल प्ले करेगी मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो प्लांट्स इज बेनिफिटेड बाय एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जबकि फंगस इज बेनिफिटेड बाय फूड सप्लाई बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप कैसा है वहां पे, बेनिफिशियल रिलेशनशिप। ठीक है, तो दे ऑल आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे बेसिकली। ठीक है, तो जनरली तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी वो फर्दर इट में बी सैप्रोफाइटिक, इट में बी पैरासिटिक, इट में बी सिम्बायोटिक बेसिकली। तो सिम्बायोटिक में यहाँ पे लाइकेंस और माइक्रोराइजा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है उसका कि लाइकेंस क्या होते हैं और माइक्रोराइजा क्या होते हैं बेसिकली। तो ध्यान रखना लाइकेंस जो है दे आर द बेनिफिशियल एसोसिएशन ऑफ फंगस विद एल्गी, जबकि माइक्रोराइजा जो है इट इज द बेनिफिशियल एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, तो वहां पे प्लांट कैसे बेनिफिटेड हो रहा था कि फंगस जो था उस प्लांट के लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रहा था प्लांट के लिए सॉइल से बेसिकली, जबकि फंगस जो बेनिफिटेड हो रहा था, ठीक है, वो प्लांट जो था या फंगस जो बेनिफिटेड हो रहा था वहां प्लांट उस फंगस को फूड सप्लाई करके दे रहा था, क्योंकि प्लांट तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बेसिकली, लेकिन फंगस अपना फूड खुद नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है बेसिकली, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग इसका बॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज बॉडी स्ट्रक्चर। थर्ड इज बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर दे आर जनरली मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट द ईस्ट। ईस्ट जो होगी वो एक यूनिसेलुलर फंगस है, बाकी ऑल आर द मल्टीसेलुलर फंगस बेसिकली। ठीक है, तो फंगस all funguses are multicellular except yeast बेसिकली। क्वेश्चन मार्क कर देना कि कौन सा ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है, तो yeast इज द यूनिसेलुलर। ये कैसा है, यूनिसेलुलर फंगस, yeast is unicellular fungus। तो मल्टीसेलुलर जो फंगस होंगे दे आर इन द फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, वो किस फॉर्म में, फिलामेंटस फॉर्म में बेसिकली। ऑल मल्टीसेलुलर फंगस, ऑल मल्टीसेलुलर फंगस आर filamentous form, filamentous। The body consists of, body जो होगा, body consists of long tubular, long cylindrical thread-like structure, basically, structure known as hyphae, जिनको हम बोलेंगे क्या, हाइफे बेसिकली। ठीक है, तो हाइफी तो फ्लूरल है, जबकि सिंगल फॉर्म जो होगा दैट इज हाइफा, सिंगल इज हाइफा। तो लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर से दे रहा था हाइफे बेसिकली। तो ये जो हाइफे है वो ब्रांच भी हो सकते हैं, वो अनब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और वो एसेप्टेट भी हो सकते हैं बेसिकली। हाइफे हैं, हाइफे में भी हाइफे
दे मे बी branched or unbranched। दूसरा सेप्टेट और एसेप्टेट और सेप्टेट बेसिकली, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांच अनब्रांच, ब्रांच में क्या होगा, ये हाइफे जो होंगे ना वो डिफरेंट ब्रांचेस में मिल जाएंगे, दे आर द ब्रांच। ठीक है, अनब्रांच में वो सिंपल टाइप के हाइफेज होंगे। एसेप्टेट जो हाइफा है, दे आर द कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद द मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। एसेप्टेट जो हाइफा होंगे, दे आर continuous tube filled with multinucleate साइटोप्लाज्म बेसिकली। ठीक है, इनका मीनिंग क्या है कहने का कि यहाँ ये जो हाइफे हैं, इसमें किसी टाइप से कोई चैम्बर नहीं है, ब्रांच में है डजंट मैटर, लेकिन यहाँ किसी टाइप से कोई चैम्बर नहीं है, पूरे के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, तो ट्यूबुलर फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है बेसिकली। ठीक है, जो फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, 4, 5 एक्सेट्रा। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, और इस कंडीशन को हम सिनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो दे आर द न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक ही सेल के अंदर या एक ही फिलामेंट के अंदर अगर मुझे बहुत सारे न्यूक्लियस मिलता है तो दिस इज द सिनोसिटिक कंडीशन। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। मल्टी न्यूक्लियस ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस वाली कंडीशन इज आल्सो नोन एज द सिनो। तो इस हाइफे को हम बोलते हैं कि सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक। ठीक है, तो एसेप्टेट का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे किसी टाइप से कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, कोई चैम्बर प्रेजेंट नहीं है बेसिकली, इसी वजह से उनको एसेप्टेट हाइफा बोला गया। दूसरा थिंग, सेप्टेट जो हाइफा होंगे, दे हैविंग द चैम्बर और सेप्टा, दे हैव सेप्टेट जो हाइफे होंगे ना, दे हैव सेप्टेट और क्रॉस बॉल, 10 में प्रेजेंट है। 10 these may be uninucleate या binucleate। ठीक है, तो they may be uninucleate और binucleate। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, दिस इज द हाइफा। तो हाइफा है तो यहाँ पे चैम्बर्स है इसके अंदर, और इन चैम्बर्स को बोलते हैं यहाँ पे सेप्टा बेसिकली। तो ये चैम्बर आपस में जो होंगे ना वो जुड़े हुए, तो इसके थ्रू, इस चैम्बर के थ्रू या इस सेप्टे के थ्रू उनका साइटोप्लाज्म तो मूव कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियस एक सेल से दूसरी सेल के अंदर मूव नहीं कर पाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है, दे आर द सेप्टा। ठीक है, और चैम्बर भी उसको बोलते हैं। तो हर एक चैम्बर के अंदर देखो, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा। एवरी चैम्बर, एवरी सेप्टा हैविंग द सिंगल न्यूक्लियस, तो दैट्स व्हाई दे मे शोज द यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन और बाइन्यूक्लिएट कंडीशन बेसिकली। तो इसको बोला यहाँ पे क्या, सेप्टेट हाइफा बेसिकली, हाइफा। ठीक है, सेप्टेट हाइफा। तो सेप्टेट हाइफा शो कर रहा है कौन सा, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन।
यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो एक सेप्टा के अंदर या एक चैम्बर के अंदर दो न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम बाई न्यूक्लिएट कंडीशन बेसिकली, ठीक है, और डाई कैरियन कंडीशन भी हम उसको बोलते हैं। तो ये या तो कैसे हो सकता है, यूनी न्यूक्लिएट, और मोनो कैरियन भी बोलते हैं उसको, मोनो कैरियन कंडीशन, और बाई न्यूक्लिएट इन द सेंस उसको हम डाई कैरियन कंडीशन भी बोलते हैं, डाई कैरियन। तो सेपरेट हाइपर जो है दे may shows the डाइकैरियल कंडीशन और दे may shows the मोनोकैरियल कंडीशन बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक दोनों सेप्टाइल्स का दोनों टाइप के हाइफा आपको समझ में आ गया होगा कि सेपरेट हाइफा क्या होते हैं और एसेप्टेड हाइफा क्या होते हैं और सेपरेट हाइफा क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। दे आर एसेप्टेड हाइफा, एसेप्टेड हाइफा, ठीक है। तो ब्रांच भी हो सकते हैं और वो अनब्रांच भी हो सकते हैं। दूसरा थिंग कि सेप्टेड हाइफा जो होंगे दे आर फाउंड इन लोअर फंगस। जो लोअर फंजाई होंगे उनके केस में मिलता है सेप्टेड हाइफा, एसेप्टेड हाइफा, जबकि सेप्टेड जो हाइफा होंगे दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हायर फंजाई। तो सेप्टेड फाउंड इन हायर फंजाई, सेप्टेड हाइफा जो होंगे ना दे आर फाउंड इन हायर फंजाई, फाउंड इन हायर फंजाई, हायर फंजाई ठीक है। जब एसेप्टेड हाइफा फाउंड इन लोअर फंजाई, फाउंड इन लोअर फंजाई उनके केस में मिलता है। दूसरा थिंग्स की जो हाइफे होंगे वो अपना एपिकल ग्रोथ शो कर दे, इन द सेंस वो टिप से ग्रोथ शो करेंगे बेसिकली। वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि उनका ग्रोथ कैसे होता है, तो हाइफे शोज द एपिकल ग्रोथ, दे shows apical growth, अपने टिप जो रीजन होगा ना वहां से ग्रोथ शो करेंगे। तो हाइफेज है क्या, दे आर द ट्यूब्यूलर लाइक सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है बेसिकली, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन भी शो करेगा या फिर वो बाइन्यूक्लिएट कंडीशन भी शो कर सकता है। तो उसके बेसिस पे हाइफा है यहाँ पे, ठीक है। दो टाइप के, एसेप्टेड हाइफा और सेप्टेड हाइफा। हाइफा जो है अगर ये नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है, और कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं मिलके, ठीक है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज द माइसीलियम। उसको हम बोलते हैं क्या, माइसीलियम बेसिकली, ठीक है। तो नेटवर्क और द मास ऑफ हाइफे इज नोन एज द माइसीलियम। ये तो हाइफे सेप्टेड और एसेप्टेड। द मास ऑफ हाइफे, ये हाइफे बहुत सारे हाइफे मिलकर ये कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। दिस इज नोन एज द माइसीलियम, माइसीलियम, ठीक है। तो माइसीलियम का डेफिनेशन अगर दे तो है क्या, इट इज नेटवर्क ऑफ हाइफे या मास ऑफ हाइफे, नेटवर्क और मास ऑफ द हाइफे इज नोन एज द माइसीलियम, ठीक है। तो इस हाइफे का मैं अगर एक पर्टिकुलर ऐसे this will be present in the mycelium। ये बहुत सारे हाइफे जो आपस में क्या हो गए, वो नेटवर्क बना लिया या और लोग तो माइसीलियम पता नहीं सेप्टेड भी होंगे या फिर वो एसेप्टेड भी हो सकते हैं। सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दिस इज
ध्यान रखना कि हाइफे अलग चीज है और माइसीलियम अलग है। माइसीलियम तो उनका नेटवर्क है हाइफेज का, ठीक है। दूसरा चीज इनका जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का या फिर पेप्टाइड ग्लाइकेन का बना हुआ नहीं होगा, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ फंगल सेल इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल ऑफ फंगस, सेल वॉल ऑफ फंगस मेड अप ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन का बना हुआ है। एंड पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो काइटिन जो होगा ना वो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। बाई चांस पूछ लेता है कि काइटिन का नेचर क्या है, सैकेराइड्स। दूसरा थिंग्स की इसका स्टोर जो फूड होगा फंगल सेल के अंदर, दैट इज द ग्लाइकोजन। द स्टोर फूड इन फंगस is glycogen and fat bodies basically। इस सबको ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज कि जो फंगल सेल होगा दे आर लैक ऑफ प्लास्टिड्स, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, एज वेल एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली। दे आर lack of plastids, plastid means chloroplast, and Golgi complex, ये चीज आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगी, ठीक है। बाकी सारे सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड जैसे ऑर्गन्स है ना, दे ऑल आर प्रेजेंट, चाहे उसके अंदर न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फंगल सेल बेसिकली, ठीक है। और इसका फंगस का जो बॉडी है, ठीक है, इट डेवलप फ्रॉम द स्पोर्स। स्पोर्स जब जर्मिनेट होगा तो जर्मिनेट होकर पहले हाइफे बनाएगा और हाइफे फर्दर को नेटवर्क फॉर्म करके माइसीलियम का फॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे। तो फंगस का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज द स्पोर्स, फंगल स्पोर भी बोलते हैं इसको। तो ये जब जर्मिनेट होगा तो ये हाइफे बनाना फर्स्ट, और हाइफे जो है ना वो फर्दर नेटवर्क बना के दे फॉर्म द माइसीलियम। हाइफा और उसने बना दिया फर्दर क्या, माइसीलियम, ठीक है। तो स्पोर जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होकर उससे हाइफा रिलीज हुआ, हाइफा से देखते फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ हाइफा दैट इज द माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफा बेसिकली, ठीक है। तो दिस ऑल ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस बेसिकली। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इन फंगस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिकली। थैंक यू।